एवरीवन। चलिए, जैसे हम लोग मराठा साम्राज्य देख रहे थे और आज की क्लास में हम देखेंगे आगे कि कैसे मराठाओं में कैसे 1740 ईस्वी में जो बालाजी बाजीराव थे उन्होंने गद्दी संभाली और कैसे उनकी नीतियाँ थी, इनके बारे में जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं मराठा मराठा साम्राज्य। पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 ईस्वी। देखिए, बात ये होती है कि जो मराठा साम्राज्य था उसमें 1740 में जैसे आप लोग पता है कि जो जो बाजीराव थे, बाजीराव की मृत्यु 1740 में हो जाती है और 1740 में मरने के बाद जो मराठा साम्राज्य का पेशवा बनता है उसका नाम है बालाजी बाजीराव। ठीक है। अब इन्होंने गद्दी संभालते संभालते इन्होंने 1740 में गद्दी संभाली, लेकिन मराठा साम्राज्य का दुर्भाग्य कहिए कि 1749 में 1749 में छत्रपति शाहू महाराज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है 1749 में शाहू जी महाराज की मृत्यु हो जाती है। जो जो मराठा साम्राज्य के जो छत्रपति थे, छत्रपति ही पेशवा का नियुक्त करता था, छत्रपति ही पेशवा का नियुक्त करता था। लेकिन बात होता है जब 1749 ईस्वी में छत्रपति शाहू जी की मृत्यु होती है तो इनके बाद जो छत्रपति बनते हैं उनका नाम है 1749 में राजा राम द्वितीय। राजा राम प्रथम नहीं, राजा राम प्रथम जो थे वो शिवाजी के कुछ छोटे पुत्र थे, लेकिन इनका नाम है राजा राम द्वितीय। 1749 में राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया जाता है। देखिए, 1749 में राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया जाता है। छत्रपति गद्दी मंत्री परिषद की एक बैठक होती है, मंत्री परिषद में निर्णय लिया जाता है कि नहीं, अब राजा राम द्वितीय ही छत्रपति रहेंगे। बात आता है जो बालाजी जो बाजीराव थे, इनके दिमाग में खुरपात मचा कि नहीं, छत्रपति शाहू जी के मरने के बाद अब पेशवा ही सर्वसर्वे रहेगा, सर्वोच्च पूरा मराठा साम्राज्य का शासक पेशवा ही रहेगा। इन्होंने राजा राम द्वितीय से एक संगोल की संधि करते हैं। संगोल की संधि राजा राम द्वितीय से होता है संगोल की संधि। संगोला की संधि 1749 ईस्वी में संगोला की संधि होता है। किसके किसके बीच? संगोला की संधि होता है पेशवा छत्रपति के बीच। यही पेशवा है, पेशवा बालाजी बाजीराव ने छत्रपति किसके राजा राम द्वितीय के साथ संधि की। संधि में ये कहा गया कि अब से पेशवा ही पूरे मराठा साम्राज्य का एक ही शासक होगा, उसका नाम होगा पेशवा। पेशवा को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो गई।
छत्रपति ने छत्रपति ने ऐलान किया कि अब पेशवा ही संपूर्ण शक्ति का भागीदार पेशवा ही रहेगा। जो छत्रपति की शक्तियां थी इनसे छीन कर पेशवा को दे दिया गया। पेशवा ही सर्वोच्च अधिकारी बन गया 1749 में। ठीक है, अब बात आता है यही बालाजी विश्वनाथ के समय ही पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। वही पानीपत की लड़ाई जो इतिहास में सबसे प्रमुख लड़ाई मानी जाती है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में होता है। कहाँ? पेशवा पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है वो पेशवा और अफगानों के बीच होता है। अफगान कौन थे? एक बाहरी शासक थे। देखिए प्रांत हो गया मराठा। ये जो यहाँ पे जो हम लोग का इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जस्ट बगल में जो अफगान प्रदेश है, अफगान देख रहे हैं, अफगान जो ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया इंडिया। ठीक है ना? ये जो अफगान प्रदेश था, इस अफगान प्रदेश के शासक थे जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसके बारे में लोग देखते हैं जो संगोलक संधि हुई उसके बाद से ये शक्ति प्राप्त हो गई। अब लोग देखते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई कैसे होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, पानीपत की तीसरी लड़ाई दो गुटों के बीच होती है। एक वैसा गुट, एक गुट मराठा जो पूरे भारत के उत्तराधिकारी मानते थे। अब मुगल राज्य का अधिकार नहीं चलेगा। अब मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया। मुगल साम्राज्य के शासक फारूक शेर को मारने के बाद इनका हौसला काफी और बुलंद हो गया कि नहीं, अब तो पूरे भारत का शासक हम ही है। ठीक है ना? अब अपने उत्तराधिकार पूरे अंग्रेज थे उस टाइम अंग्रेजों का आगमन हो चुका था। यहाँ पे निजाम था, मैसूर था, सबको चुनौती दे रहे थे। मराठा बोल रहे थे अब भारत का उत्तराधिकारी हमें, भारत का शासक हम बनेंगे, मराठा बनेगा और कोई नहीं बन सकता। ये ऐसा मानना था। जब जब भारत आक्रमण करता है, जब उसका नाम था नाम मिलिए अहमद शाह अब्दाली। अफगान शासक। जो अफगान शासक है अहमद शाह अब्दाली, उसने भारत पे आक्रमण करता है। तो भारत के उत्तराधिकारी के रूप में मराठाओं ने इनसे मुकाबला करने का निर्णय लिया कि नहीं, इस आक्रमण करने के मुकाबला हम ही करेंगे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली पानीपत जो दिल्ली से नजदीक है, दिल्ली के निकट है, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई। एक बाबर के समय में हुई थी, 2 बाबर के उस टाइम हुई थी, एक 1526 ईस्वी में हुई थी, और जो तीसरी लड़ाई होती है वो 1761 ईस्वी में होता है। इसको कहते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई। और पानीपत में हुई थी, और इसके किसी बीच अहमद शाह अब्दाली के बीच, और जिसकी मुकाबला करते हैं मराठा। मराठा में शासक कौन था? शासक था बालाजी बाजीराव, तो शासक पेशवा था ही। जो इसका जो सेनापति थे, जो मराठा साम्राज्य के सेनापति थे, उनका नाम था सदाशिव भाऊ। देखिए, जो मराठा साम्राज्य के जो सैन्य अध्यक्ष थे उनका नाम था सदाशिव भाऊ, जो बालाजी बाजीराव के द्वारा नियुक्त किए गए थे। सदाशिव भाऊ इन्होंने मुकाबला की अफगान शासक से अहमद शाह अब्दाली से 1761 ईस्वी। ये लड़ाई होती है। इस लड़ाई में मराठाओं का साथ कोई नहीं दिया, कोई क्षेत्रीय शक्ति
जैसे मैसूर मैसूर जैसे मैसूर हो गया, निजाम हो गया, कोई क्षत्रिय शक्ति मराठाओं का सहयोग नहीं करता। इस युद्ध में मराठा साम्राज्य की हार होती है, ठीक है ना। इस युद्ध में मराठाओं की हार। इस युद्ध में क्या होता है, मराठाओं की हार होती है। मराठाओं की हार ने मराठाओं का हौसला तोड़ दिया, जो हौसला था पूरे भारत में शासन करने का। एक मुस्लिम जो थे वहां पे, जो थे मुगल साम्राज्य था, एक मुसलमान का साम्राज्य था। इस साम्राज्य को फाड़ फेंक कर एक मराठा साम्राज्य, एक हिंदू का साम्राज्य स्थापित करने का जो सपना था मराठाओं का, वो चूर चूर हो गया। देखिए कैसे, जब जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को युद्ध हराता है, उसके बाद से यह स्पष्ट हो गया, यह स्पष्ट हो गया कि अब तो शासक कोई और होगा। अब तो भारत पे शासक मराठा नहीं कर पाएंगे। कैसे? इस युद्ध ने यह स्पष्ट नहीं किया, इस युद्ध ने यह स्पष्ट नहीं किया कि भारत पे शासन कौन करेगा, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि भारत पे शासन कौन नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मराठा साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी के रूप में बार बार हस्तक्षेप करना और यहाँ पूरे भारत में जागृत करना कि नहीं अब उत्तराधिकारी मैं हूँ, अब अधिकारी मैं हूँ, इस अधिकारी के जो स्वप्न था चूर चूर हो गया मराठाओं का। और यह तो क्लियर हो गया था कि अब भारत पे मराठाओं का शासन नहीं रहेगा, कि मराठा हार चुके थे। एक हारा हुआ व्यक्ति पूरे भारत साम्राज्य को अपने बस में नहीं कर सकता। बात आती है, यही हार अंग्रेजों को भारत विजय में काफ़ी योगदान देता है। यही हार मराठाओं का ये हौसला टूटा और अंग्रेजों का हौसला काफ़ी बुलंद हुआ, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली तो युद्ध लड़ा, यहाँ से धन संपदा लूट के वापस चला गया। लेकिन यहाँ पे भारत पे शासक करने का जो उत्तराधिकार में जो इनका जो निर्णय था, इनका जो हस्तक्षेप था कि नहीं मैं उत्तराधिकारी मैं बनूंगा, यह चूर चूर हो गया। और अंग्रेजों का द्वार खुल गया कि नहीं अब तो शासन हम ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भारत में सबसे शक्तिशाली वही हो रहे थे। क्योंकि उन्होंने लगातार देखे हैं कि बंगाल विजय के बाद कैसे मैसूर पे उन्होंने अपना शपथ और जीत की तिरंगा लहराया। ठीक है, इस युद्ध के बाद मराठाओं का हार सुनिश्चित हो गया। अब बात आता है कि पानीपत के इतना शक्तिशाली बाजीराव द्वितीय, इतना शक्तिशाली शासक होते हुए इस युद्ध में हार ही हो गया। क्या क्या कमी थी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठाओं ने हार गई? चलिए इस कमी को हम लोग देखते हैं कि क्यों हारे मराठाओं ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार क्यों होती है? पानीपत के युद्ध में हार के कारण अब हम लोग समझते हैं कि पानीपत के युद्ध में मराठाओं की हार जो हुआ तो क्यों हुआ। देखिए, इसका पहला कारण था चौथकर। पहला कारण था चौथकर। चौथ कर लगाने की वजह से, चौथ पर आरोपित करने की वजह से यहाँ के बहुत सारे छोटे जो साम्राज्य थे वो काफी दुखित और काफी पीड़ित हो चुके थे। इसके कारण इन्होंने उनका सहयोग, क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर पाया। क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर पाए। काफी पीड़ित, यहाँ के जो छोटे मोटे राजा तो पीड़ित थे ही, जो साम्राज्य में रहते थे छोटे मोटे जो जमींदार थे, जागीरदार थे, ठीक है ना। लेकिन इनके साथ साथ जो दक्षिण के क्षेत्र में बार बार इन्होंने कर आरोपित करने की वजह से यहाँ की जो छोटी मोटी शक्तियाँ थी, मैसूर जैसे निजाम, ये सब शक्तियाँ थी, इन्होंने भी इस युद्ध में इनके साथ नहीं दिया। पहला हारने के कारण। दूसरा, आपसी सहयोग का अभाव।
आपसी सहयोग से मतलब है कि जैसे मराठा साम्राज्य में दो शासक हुआ करते थे, एक होता है छत्रपति, एक होता है पेशवा। लेकिन छत्रपति की सत्ता को छीन ली, छत्रपति बालाजी बालाजी बाजीराव ने छत्रपति की सत्ता को छीन के और खुद सर्वोच्च शासक बन गया कि नहीं, अब पेशवा ही पूरे मराठा साम्राज्य एक ही शासक होगा, एक ही शक्ति का केंद्र होगा, वो होगा पेशवा। इसके कारण से आपसी जो विवाद थे, आपसी जो संघर्ष थे, इसके कारण भी पानीपत के युद्ध में इनकी हार होती है। और तीसरा कारण देखते हैं, सैन्य शक्ति है ना, उस सैन्य शक्ति कुशल नहीं थी। जैसे बाजीराव के पूर्व में छापामार युद्ध करने का जो प्रणाली थी, जो गुरिल्ला युद्ध लड़ने की जो उनके पास जो प्रणाली वो समझते थे, उनके पास योग्यता थी, वो योग्यता आगे नहीं बढ़ पाई। आगे नहीं बढ़ पाने की वजह से इनकी जो सैन्य शक्ति थी काफ़ी कमजोर पड़ गई। अहमद शाह अब्दाली से मुकाबला करते हुए इनकी सैन्य शक्ति काफ़ी कमजोर पड़ गई। इस पानीपत की तीसरी युद्ध में हार का ही कारण था। देखिए ये हार में बाजीराव मारे जाते हैं, ठीक है ना। पानीपत की तीसरी युद्ध में ये मारे जाते हैं और इसके बाद शासक कौन बनता है? इसके बाद माधोराव को, बालाजी माधोराव को प्रथम शासक बनाया जाता है यहाँ पे। शासक मतलब पेशवा। इसके बाद जो पेशवा बनते हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे या देखेंगे। पेशवा, माधवराव प्रथम, पेशवा माधवराव फर्स्ट। देखिए 1761 ईस्वी में एक गद्दी पर बैठते हैं, 1761 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 1772, देखिए 1761 से 1772 ईस्वी तक एक गद्दी पर विराजमान होते हैं। जो माधवराव पेशवा हैं 1761 से 1772 ईस्वी तक गद्दी में विराजमान होते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाजीराव के बाद कोई योग्य और कुशल शासक हुआ, उनका नाम माधवराव प्रथम। जो माधवराव प्रथम थे, माधवराव थे जो पेशवा बने 1761 ईस्वी में। जो पानीपत युद्ध के बाद जो पेशवा को बनाया जाता है 1761 में, माधवराव प्रथम, उनको काफ़ी कुशल योग्य शासक माना जाता है। इन्होंने बिखरा हुआ साम्राज्य को, जो पानीपत के युद्ध के कारण जो साम्राज्य बिखर रहा था, जो सबके हौसले बुलंद हौसले जो टूट चुके थे, उस हौसलों को जोड़ के उनकी अपने प्रयास से अपने मराठा समाज को फिर एक गुट में लाने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? महादजी सिंधिया के प्रयासों से महादजी सिंधिया के प्रयासों से शाह आलम सेकेंड को मुगल सम्राट बनाया जाता है। क्या किया? जो थे माधवराव प्रथम थे, उन्होंने महादजी सिंधिया इस मराठा साम्राज्य में एक साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य में एक सिंधिया साम्राज्य भी था, जो मराठाओं के साम्राज्य का अंतर्गत किया था। एक भोसले साम्राज्य था, एक सिंधिया साम्राज्य था, जो सारे मिलकर मराठा साम्राज्य के निर्माण किए हुए थे। ठीक है, तो जो पेशवा थे माधवराव, उन्होंने इस महादजी सिंधिया के सहयोग से मुगल सत्ता काफी कमजोर पड़ गई थी, उसी मुगल सत्ता को फिर से सुचारू रूप से स्पष्ट रूप से बनाने के लिए, क्योंकि उस मुगल सत्ता के कमजोर पड़ने से ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। उसी मुगल सत्ता के कमजोर पड़ने से ही अंग्रेजों का प्रभाव भी भारत में बढ़ रहा था। ठीक है, उन्होंने क्या किया? शाह आलम द्वितीय को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया। अब से मुगल साम्राज्य का शासक कौन रहेगा? मुगल सत्ता का शासक कौन रहेगा? शाह आलम। ठीक है, तो शाह आलम सेकेंड को मुगल सम्राट बनाया जाता है। ठीक, अब बात होती है कि 1772
दुख का क्षण है। 1772 में एक बीमारी की वजह से माधवराव की मृत्यु हो जाती है। एक बीमारी की वजह से, बीमारी होती है इनको, और बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे इतिहास में माना जाता है कि जितना क्षति मराठाओं का, जितना क्षति पानीपत युद्ध हारने से नहीं हुआ, उतना क्षति एक योग्य शासक के मरने से हुआ। देखिए, किसी भी साम्राज्य को सहेज को एक एक करके चलाने के लिए एक योग्य, एक कुशल शासक की आवश्यकता होती है। वही शासक था माधवराव प्रथम। इसके मरने से 1772 ईस्वी में इसके मरने से फिर साम्राज्य वैसे ही डगमगा गया। हम देखते हैं कि 1775 से ही अंग्रेजों का घुसपैठ मराठा साम्राज्य में स्टार्ट होता है। वही अंग्रेज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वही अंग्रेज है जो माधवराव प्रथम के मरने के बाद ही जो नारायण राव गद्दी पर आते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनके षड्यंत्र से उनको भी मारने के बाद ही धीरे धीरे देखा जाता है तो अंग्रेजों का घुसपैठ बढ़ता है इस मराठा साम्राज्य में। ठीक है, तो हम लोग इस जो फिर माधवराव प्रथम के मरने की वजह से काफी हम लोग को क्षति हुई। अब हम लोग आगे देखते हैं जो इसके पास नारायण राव जो गद्दी बैठे उनके बारे में हम देखते हैं, समझते हैं। नारायण राव, बात होती है नारायण राव जो पेशवा है, पेशवा नारायण राव 1772 से 1774। देखिए, ये भी जो नारायण राव थे ये भी एक योग्य पेशवा हुए, लेकिन इनके पास एक कूटनीतिक बुद्धि नहीं थी। क्योंकि ये बहुत लोग होता है जो सीधे होते हैं, जो कूटनीति नहीं जानते, और कूटनीति नहीं जानने की वजह से वो सीधे होने की वजह से मारे जाते हैं। वैसे इनका हाल जो नारायण राव है इनको मार दिया गया, नारायण राव को 1772 में हत्या कर दी गई। नारायण राव को 1774 में इनकी मृत्यु हो गई, इनको मार दिया गया रघुनाथ राव के द्वारा। रघुनाथ राव एक व्यक्ति है, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर दी। देखिए, जो नारायण राव है तो रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर दी। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके बाद इनकी हत्या के बाद भी नारायण राव को रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया जाता, क्योंकि कोई भी गलत व्यक्ति पेशवा नहीं बन सकता। रघुनाथ राव को फिर भी पेशवा नहीं बनता, पेशवा माधवराव सेकंड को पेशवा बनाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे कि माधवराव सेकंड को कैसे पेशवा बनाया था, कैसे कूटनीति के बल पे कैसे अंग्रेजों ने भारत में जो मराठा साम्राज्य में कैसे हस्तक्षेप करते हैं और उनकी नीतियाँ क्या रहती है। तो आज क्लास में इतना ही, धन्यवाद।